फर्स्ट जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 के। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलिनॉइड बी। ये सोलिनॉइड बी है, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। इफ की ऑफ ए सोलिनॉइड क्लोज एंड देन ओपन, मतलब दो केसेस हैं, एक केस में की को आप क्लोज करेंगे और दूसरे केस में से आप ओपन करेंगे। ध्यान दीजिए जरा, जब आप की क्लोज करेंगे तब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट चलेगा, मतलब इस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा। साइड में रखी हुई कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन के तहत अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगी, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा। आप कहेंगे जब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चला था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो बी कॉइल के अंदर या बी सोलिनॉइड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चला था। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तब आप ऐसा ही एरो यहाँ लिखेंगे और सेम एज एरो यहाँ लगाएंगे और इसके बैक पॉइंट से बैक पॉइंट जोड़ देंगे। ये आपको उल्टा एन लिखा दिखाई देता है, इसे कहेंगे आप साउथ पोलैरिटी। जब इसमें आप ध्यान देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चला, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है नॉर्थ पोलैरिटी। जब आप इसे देखेंगे ध्यान से तब आपको दिखाई देगा कि ये नॉर्थ पोलैरिटी है। इसके बाद की आपने दोबारा से ओपन की, जब की ओपन होती है तो एक स्टॉपिंग करंट नाम का करंट चलता है नेगेटिव टर्मिनल से, जहां से आपने कट किया है सर्किट। इसे आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, जिसके कारण करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ए कॉइल के अंदर या ए सोलिनॉइड के अंदर, और बी के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है नॉर्थ पोलैरिटी। मैंने आपको करके दिखाया किस तरीके से साउथ पोलैरिटी बनती है, किस तरीके से पोलैरिटी नॉर्थ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का नियम बताइए क्या है। आप सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे। रिफ्रैक्शन का नियम यह है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक ही प्लेन पर लाइज करती है लेकिन अलग अलग मीडियम में लाइज करती है। जो एंगल आई होता है वो कभी भी एंगल आर के बराबर नहीं होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की जो साइन रेशियो होती है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होती है। जो वो कांस्टेंट होता है वो सेकंड मीडियम का, जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल वैक्यूम से लाइट वाटर के अंदर एंटर की तो ये वाटर का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसकी ना तो कोई ऐसा यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे हम क्लास 11 में। इसके बाद आपको बताना था विच टू एंगल आर इक्वल एंड व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट शोन इन द फिगर। एक फिगर दी गई है आपको क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और कौन से दो एंगल बराबर होंगे। एक ग्लास स्लैब दिया गया है आपको, एक रे एंटर कर दिया ग्लास स्लैब के अंदर, तब ये नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। इसके बाद जब ये बाहर निकलेगी तब नॉर्मल से डेविएट होगी। इसमें ये एंगल लिखा गया है I1, ये एंगल R1, ये एंगल I2 लिखा है, ये एंगल R2। ध्यान दीजिएगा, ये पहला इंसिडेंट एंगल है इस सरफेस के लिए। जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्लेक्टेड बनी इस सरफेस के लिए, लेकिन अगली रे के लिए, अगली सरफेस के लिए वो बन गई इंसिडेंट। तो ये सेकंड इंसिडेंट एंगल और सेकंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ध्यान दें जरा आप, ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है अल्टरनेट से, और ये दोनों एंगल इसके बराबर होते हैं। एक आंसर ये कर दिया आपने। फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये रे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक का आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दरअसल जो ये करंट चलता है सेल से या बैटरी से निकल करके, इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और कंडक्शन करंट चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स भी चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और चार्ज भी चलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चार्ज का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, उसी डायरेक्शन में कंडक्शन करंट चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट एक ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पर है जिनका नाम था टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा जरा इस क्वेश्चन पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर वी यूज व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड बाय? डेंटिस्ट का काम होता है दांत की सफाई, दांत को बड़ा देखने के लिए वहां कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट क्लियर? आप एक चीज समझिएगा कि क्वेश्चन आता है कि सोलर फर्नेस में या सोलर कुकर के अंदर आप किस मिरर का यूज करते हैं? कई बुक्स में लिखा है प्लेन मिरर। समझिए, प्लेन मिरर की हेल्प से आप 100 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बना सकते हैं। आपको सोलर कुकर में बनाना है वेजिटेरियन खाना। वेजिटेरियन खाना 160 डिग्री सेल्सियस तक सफिशिएंट पक जाता है, आप खा लेते हैं। लेकिन नॉनवेज खाने को आप 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। उसके लिए प्लेन मिरर के बजाय आप कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑफ यू? नेक्स्ट, किस मिरर को आप साइड व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं? आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। व्हीकल्स में साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है जो बड़े ऑब्जेक्ट की भी एक छोटी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट व्हाट डिस्टेंस अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है तो आप -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके बाद शुड अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर, सो दैट इट फॉर्म इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज 15 सेंटीमीटर। अभी आप इसे ना तो प्लस में करेंगे ना माइनस में, सबसे पहले समझेंगे जरा कहा गया, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। आपको ये भी बताना है इमेज का साइज क्या है। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है लेंसेज के केस में, और मिरर के केस में कहाँ बनती थी? राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस को आप नेगेटिव में लेते थे क्योंकि वो रे ऑफ लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। रे ऑफ लाइट चलती है माइनस से प्लस, मतलब लेफ्ट टू राइट, और आप चल रहे हैं लेंस से लेफ्ट की तरफ, तो दिस डिस्टेंस टेकन टू बी नेगेटिव। लेंस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा सबसे पहले, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो u को निकालने के लिए आप 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u लिखेंगे, और यहाँ इनकी वैल्यू प्लेस कर गए, आप u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास u भी होगा और v भी होगा, और आप u v की हेल्प से h डैश अपॉन h हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। नेक्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम। इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ऐसा एक क्वेश्चन 3 नंबर में सीबीएसई बोर्ड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर? मिरर की मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशो को ही मैग्निफिकेशन पावर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम लेटरल मैग्निफिकेशन पावर या लीनियर मैग्निफिकेशन पावर भी होता है। इसका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इसकी ना तो कोई ऐसा यूनिट होती है, और अगर मैग्निफिकेशन पावर 1 से बड़ी है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर मैग्निफिकेशन पावर एग्जैक्ट 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन पावर लेस देन 1 है तब हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का मिरर के केस में एक फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले को इसके बराबर रख के आप v या u की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं h डैश और h की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट या मैग्नेट? जब एक सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के एक फेस में करंट चलता है। जो अपर फेस होता है, जो पोलैरिटी उस तरफ होती है, उसके दूसरे फेस की तरफ अपोजिट पोलैरिटी पैदा होती है, जिसके कारण 2 पोल्स बन जाते हैं और वह एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द सोलेनॉइड। आप एक सोलेनॉइड लीजिएगा, उसे एक सैलिया बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा। यहां से करंट चला पॉजिटिव से, यहां बना क्लॉकवाइज करंट, तो यहाँ साउथ पोलैरिटी होगी, यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड चलती है नॉर्थ टू साउथ, तो आप ये बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ, तो अंदर बनाएंगे इस तरीके से। यह आंसर आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना हो तो आप कैसे बढ़ाएंगे?
सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एम आई अपॉन एल। म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 4.10⁻⁻⁷ होती है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को कंडेंस्ड करने पर मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का बढ़ जाता है, और करंट बढ़ाने से भी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया कि ना तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स को छेड़ना है, ना ही करंट को छेड़ना है, तब आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड को बदलेंगे? तो आप क्या कहेंगे, अगर सोलिनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी जाए, तब मैग्नेटिक फील्ड बगैर नंबर ऑफ टर्न्स छेड़े और बगैर करंट छेड़े बढ़ाया जा सकता है। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक लॉसेस कम होते हैं, इसीलिए स्टील के बजाय सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटिक लॉसेस कम होते हैं, उस मैग्नेटिक लॉसेस का नाम क्या है, तो उसे कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की कोहेसिविटी कम होती है। कोहेसिविटी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स होता है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जाता है जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रख दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, नेम अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड। भाई कुछ भी कह दो, मिक्सी जूसर। व्हाट इज द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। इंडिया में 220 वोल्टेज पर वोल्टेज आता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज मिलता है आपको, एसी मिलता है, और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और वोल्टेज 12 वोल्ट। मेनली व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल फिनोमिना है, जब एक व्हाइट लाइट मतलब ऑर्डिनरी लाइट जो सूरज से निकल करके चली किसी प्रिज्म से पास होती है, तो वो 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। ये व्हाइट लाइट थी और ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये भी प्योर बनता है। सबसे कम लाइट डेविएट होती है रेड, और सबसे ज़्यादा लाइट डेविएट होती है वोलेट कलर का वेवलेंथ कम होने के कारण डेविएशन ज़्यादा होता है। तो आप क्या याद रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, जैसे कि रेड की, वो कम डेविएट होगी, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी स्पीड लेंस या किसी भी प्रिज्म से पास होते समय ज़्यादा होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर व्हाइट लाइट इसके अंदर से निकलती है प्रिज्म से, तो अंदर जब स्प्लिट होगी तो सबसे ज़्यादा रफ्तार किसकी होगी, रेड या वोलेट या इंडिगो किसकी? तो आप कहेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे बना है प्रिज्म एक्सटर्नल मीडियम के रेस्पेक्ट में मैं म्यू मान लूँ, तो ये फॉर्मूला बनता है एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर किसी न्यूमेरिकल में एंगल ऑफ प्रिज्म को या प्रिज्म का नाम पढ़ते हैं इक्विलेटरल या इक्वी एंगुलर, तब आपको ए की वैल्यू हमेशा 60 डिग्री रखनी है। इसके बाद समझिए जरा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। जब एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होती है तब डेविएशन देखने को मिलता है। मैं थोड़ा ज्योमेट्रिकली आपको समझाऊंगा डेविएशन। ये एक व्हाइट लाइट है और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर लाइट जब रेयर मीडियम से वैक्यूम से ग्लास के अंदर एंटर करेगी तब वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। ये इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जब बाहर जाएगी तो नॉर्मल से डेविएट होगी। इसे इमर्जेंट एंगल कहते हैं और इस रे को इमर्जेंट रे कहते हैं। समझिए जरा, अगर आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन को शो कीजिएगा, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को पीछे। इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो मिनिमम डेविएशन कंडीशन होती है कि लाइट में मिनिमम डेविएशन आया हो, तो होती है कि अगर इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है तब लाइट मिनिमम डेविएट होती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, अगर इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर है तब डेविएशन मिनिमम होता है। इमर्जेंट एंगल जो होता है, ये इमर्जेंट एंगल जो रे है निकल करके चली है उसके रेस्पेक्ट में है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इमर्जेंट एंगल एक रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा, क्योंकि इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये जो रे होगी
वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा हायर ऑर्डर थिंकिंग के, जिसमें मेनली न्यूमेरिकल्स होंगे और हॉट क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।